क्या अंजलि की दोस्त निधि ने कैमरे पर आकर मीडिया के सामने झूठ बोला है? ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन अंजलि का मुंह भोला भाई अब मीडिया के सामने आया है और उसने ये दावा किया है। और जो अंजलि की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र हो रहा है। दरअसल कल जब अंजलि की दोस्त निधि मीडिया के सामने आई तो उसने ये बात कही कि अंजलि ने बुरी तरीके से शराब पी रखी थी। वो इस कदर नशे में धुत थी कि वो गाड़ी तक नहीं चला पाएगी और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस हो गई थी। उसकी दोस्त ने ये तक कहा कि जो लड़के थे, जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे, वो सब उसके थे, मेरा कोई नहीं था। उस लड़की ने, निधि ने ये तक कहा कि मैंने शराब नहीं पी थी, लेकिन अंजलि ने बुरी तरीके से शराब पी थी। लेकिन अब जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें शराब की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हाँ, कुछ फूड सब्सटेंस की बात हुई है, लेकिन उसमें यह था कि अंजलि ने अपनी दोस्त के साथ न्यू ईयर पार्टी की थी तो खाना वगैरह खाए होगा, उसके फूड सब्सटेंस हैं। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, इसके बाद जो अंजलि का मुंह भोला भाई है वो भी कैमरे के सामने आया और उसने निधि के हर दावे को फेल करार दिया, हर दावे को झूठा बोल दिया। उसने निधि पर ही आरोप मढ़ दिए, ये कह दिया कि अगर उसकी दोस्त इस कदर उसके साथ ऐसा हो रहा था, वो लड़की वहां से भाग गई, अपनी दोस्त को छोड़कर वहां से भाग गई वो लड़की। और तो और ये भी कह रही है कि मेरी बहन ने अल्कोहल पिया, बुरी तरीके से दारू पी, वो गाड़ी नहीं चला पा रही थी। और हम आपको बता दें कि जब कल निधि कैमरे के सामने आई तो उसने ये तक कहा था कि अंजलि ने दारू पी और एक बार तो हम ट्रक के सामने आने से भी बचे हैं, बाल बाल बचे हैं, ये उसका कहना था। लेकिन अभी फिलहाल जो शुरुआती रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की उसमें ये नहीं है, लेकिन आगे जो जांच होगी, जो विस्तार रिपोर्ट आएगी, वो जब आएगी, अगर उसमें ऐसी कोई पुष्टि होती है अल्कोहल की, तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अब तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है और यहाँ तक कि जो उसका भाई है अंजलि का मुंह भोला, वो अब निधि पर ही आरोप मढ़ रहा है। जो अंजलि का भाई है मुंह भोला, उसने एक और बात कही। उसने कहा कि जो अंजलि है उसका भेजा कहीं या उसका ब्रेन गायब है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारी बातें सामने आई। उन्होंने एक बात जो बार बार कही कि उन्होंने ये दावा करते हुए कहा कि मैं जितने भी मीडिया वाले यहाँ खड़े हैं, मैं सबको ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। मेरी जो बहन है यानी कि जो अंजलि है, उसका ब्रेन रास्ते में कहीं गायब हो चुका है, ब्रेन सर के अंदर नहीं था। दूसरी बात जो निधि कल कह रही थी कि शराब पी है, शराब पी के गाड़ी चला रही थी, वो ट्रक के आते आते वो लोग बचे भी हैं। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसमें दारू का तो जिक्र अब तक तो नहीं आया है, फॉरेंसिक जांच में जो सामने बात आएगी। लेकिन जो निधि पे जो सबसे बड़ा सवाल जो जाता है, एक्सीडेंट के बाद, एक्सीडेंट हुआ कार से, बलिनो कार से, वहाँ से कहा जाता है कि उसका जो घर है वो 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो निधि पैदल गई, कार से गई, भाग कर गई, घर पहुंची तो पहुंची कैसे? बीच रास्ते में क्या फिर भी कोई पुलिस वाला उसे दिखा नहीं? अकेली लड़की इतनी रात को या कहीं सुबह सुबह भाग रही है, खून से लथपथ हो सकती है, चोट लगी हो सकती है, भागी कैसे, वो घर पहुंची कैसे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये जो सबसे सामने आ रहा है, निधि ने कल खुलकर बोला, सब कुछ बोला, उसने सब कुछ उससे मर दिया अंजलि पे कि अंजलि शराब पी रही थी, अंजलि के दोस्त आए थे। लेकिन जो होटल स्टाफ है, होटल स्टाफ ने कहा कि अंजलि और निधि जब कमरे में थे, एक कमरे में दोनों थे, तो दोनों के बीच माँ बहन की गाली दी जा रही थी। होटल स्टाफ ने आके कहा कि मैम आप ये सब चीज़ें ना बोलें, बाकी के गेस्ट को प्रॉब्लम है, आप जो भी करना है नीचे चले जाइए। यहाँ तक तो बात खत्म हुई। फिर 2 लड़के आते हैं, वो लड़के आके इंटरवीन करते हैं उन दोनों की लड़ाई में, झगड़ा शांत हो जाता है। फिर कुछ देर बाद फिर से झगड़ा शुरू होता है। तो होटल स्टाफ कहता है कि आप मैम आप जाके नीचे लड़िए। तो उन्हें दोनों लड़कियां कहती हैं कि हमारा पर्सनल मैटर है, आप हमारे बीच में ना पड़ें, अगर आप कहेंगे तो होटल अभी खाली कर देते हैं। बाकायदा जब वो नीचे जाती हैं जहाँ पे उनकी स्कूटी खड़ी थी, कुछ लोग आते भी हैं और एक लड़का बाकायदा उन दोनों लड़कियों से बात करता हुआ नजर भी आता है। तो ये लड़का कौन है? और दूसरा सवाल कि होटल के अंदर जो 2 लड़के आए थे उनका एंट्री है, रजिस्टर में उनकी एंट्री है, क्या पुलिस ने अब तक उनके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? अब निधि जो अपने आप को पाक साफ बता रही है कि भैया देखिए मुझे पता नहीं था, मुझे उसने बुलाया, मैं चली गई, उसके ही दोस्त आए थे, मान लिया। शराब पी थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उसमें जो उनके भाई ने कहा है कि जो उनके एब्डोमिनल में जो फूड सब्सटेंस मिला है उसमें कोई केमिकल नहीं मिला है। केमिकल नहीं मिला है इन द सेंस कि अल्कोहल के सब्सटेंस उसके अंदर नहीं थे। तो यहाँ तक कि जो बात की नशे में बहुत दूध थी, उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, ये कहीं ना कहीं कटघरे में है। तीसरा सवाल कि जो पुलिस है, आप मानिए 31 की रात और 1 जनवरी की सुबह सुबह का ये जो पूरा वारदात हुई है, जो निधि है वो कब आती है? वो आती है 3 तारीख को। लगभग 50 घंटे से ऊपर हो चुके थे। ये लड़की कहाँ थी?
निधि के बयान के मुताबिक जब उसका एक्सीडेंट हुआ वो घर कैसे पहुंची, ये भी एक सवालिया निशान है कि वो पहुंची कैसे। वहां पे जाकर वो घर वालों को बताती है, उसका कहना है कि अपनी माँ को बताती है, अपनी नानी को बताती है, हर किसी को बताती है। घर वाले कुछ करते नहीं है। अब कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो सिस्टम है, पुलिस को लगा कि हो सकता है कि भीड़ इकट्ठी हो जाए, लोग उस पर सवाल उठाएं, तो क्या उन्होंने, पुलिस ने एक पूरा प्लान तरीके से निधि को लॉन्च किया मीडिया के सामने कि जाके बोलो कि वो जो लड़की है उसका चलन ठीक नहीं है, उसने शराब पी थी, तुम लोग ओए होटल में किस लिए रुके थे। लेकिन पुलिस एक चीज भूल गई, इंसान है, कुछ भी काम करे। जब एक्सीडेंट हुआ आप कहाँ थे, बल्कि 31 दिसंबर की रात है, पूरी छावनी तब्दील हो जाती है पूरी दिल्ली, इतनी बैरिकेडिंग होते हैं। आपका कह रहा था कि 300 पुलिस वाले बाइक पे मौजूद रहेंगे जो पूरे शहर में घूमेंगे। 18,000 पुलिस वाले वहां पे मौजूद थे। कहां थे? सिर्फ कागजों पे मौजूद थे या सामने खड़े होकर आप खड़ी भी थे? आपकी पीसीआर वैन में, कल हमारे जो रिपोर्टर्स गए थे सामने, दिख रहा था कि पीसीआर वैन में वो सो रहे हैं, गहरी नींद में खराटे मार रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं कि आप वहां पे 31 आप निधि को लॉन्च करके आपने बताने की कोशिश की कि अंजलि बच्चन थी, लेकिन आप अपनी ड्यूटीज को भूल चुके हैं। हाँ, पुलिस के ऊपर ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसमें एक सबसे अहम सवाल ये भी है कि पुलिस प्रवक्ता कैसे बन गई, सबसे पहले ही प्रवक्ता बन के सामने आ गई, और ऊपर से कल शायद की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सवालों के जवाब नहीं दे मीडिया के और तुरंत चले गए। और प्रवक्ता वाली बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शुरुआत से ही जब ये पूरा केस हुआ, पहले तो पुलिस ने ढंग से इसे स्टडी नहीं किया। जब चश्मदीद, दीपक नाम का चश्मदीद है, वो भी सामने आया, उसने भी ये चीज़ बताई कि उसने करीब 2 बार 3 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। पीसीआर वैन खड़ी थी, वो वहाँ पर भी गया, लेकिन वहाँ पर उसे बोल दिया गया कि तुम जाओ अपने काम से काम रखो। किसी ने कोई उस वक्त कोई भी पुलिस, मतलब जितनी बार उसने कोशिश की वो एक्टिव नहीं थे। इसके बाद उस लड़के ने खुद पीछा किया उस कार का। वहाँ पे एक बात और थी कि पुलिस वाले ने पूछा कि कफन में है कि बॉडी, हाँ बॉडी कफन में है कि नहीं है, ये भी पूछा गया। अब उस लड़के ने जब खुद पीछा भी किया, उसके बाद ठीक है, जब सुबह पुलिस 3:24 बता रहे हैं कि पुलिस को प्रॉपर ये पहला टाइम है जब पुलिस को सारी चीज़ मिली और पुलिस पहुंची। अब उसके बाद भी आप सीधे आते हो, सीधे बोलना शुरू करते हो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई। फिर आप ये बताते हो कि लड़कों ने शराब पी रखी थी। उनकी बात सुन के आप हर एक चीज़ सही मान ले रहे हो और वही चीज़ सामने रख रहे हो। बल्कि पुलिस ऐसे प्रवक्ता की तरह ये चीज़ें, ये बयान नहीं दे सकती सीधे सीधे कि हाँ ये हुआ, एक्सीडेंट है, उसके बाद कि उन्होंने शराब पी रखी थी। अब इसमें भी 2 बातें हैं कि पहले अगर जो पुलिस है, पहले ये चीज़ें सामने आई कि उन्होंने शराब पी थी और उन्हें नहीं पता चला कि नीचे कुछ फंसा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? अगर आपकी गाड़ी के नीचे एक बोतल भी फंस जाती है तो ड्राइवर जो चला रहा है उसे पता लग जाता है कि कुछ तो अटका है, कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और आवाज़ भी आती है, महसूस तो होता है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उन्हें नहीं पता लगा। उसके बाद ये भी बात सामने आई कि पुलिस ने जो शराब, जो अल्कोहल टेस्ट होता है वो नहीं किया। हाँ, 60 घंटे तक वो करा जा सकता है, लेकिन काफ़ी लेट हुआ। बल्कि ऐसा केस आया है सामने जिसमें आप ढलवाई नहीं बरत सकते। एक लड़की आपको सुबह सुबह मिली है, बिल्कुल न्यूड है, पीछे से उसका पूरा हिस्सा छिल गया है, अतड़ियाँ निकल आई हैं, सर नहीं है, एक तरीके से भेजा नहीं है उसका। इतनी बुरी कंडीशन में सुबह सुबह आपको न्यू ईयर वाले दिन, जब नया साल आया, ऐसा एक मामला मिलता है। आप आरोपी को पकड़ भी लेते हैं, उसके बाद भी इतना डिले क्यों करते हैं और सामने आके एक प्रवक्ता की तरह बैठ जाते हैं और ये बातें बताना शुरू कर देते हैं कि भाई एक्सीडेंट हुआ है और उन लोगों ने शराब पी थी। कभी शराब पी थी वाले बयान आते हैं, कभी नहीं। और अगर शराब पी थी उसके बाद उन्होंने ये एक्सीडेंट किया और ये लड़की फंस गई उसमें, तो ये पक्का है आपको पता नहीं चला, यानी आप इतने नशे में थे, पहला पॉइंट। और अगर आपने शराब नहीं पी तो आपको पता कैसे नहीं चला कि नीचे कुछ फंसा हुआ है? जबकि गाड़ी के अंदर कुछ भी फंसा हो तो बहुत आसानी से पता चल जाता है। अब जो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आ रहा होगा कि गाड़ी में 5 लोग मौजूद थे, 2 आगे 3 पीछे, 1 गाड़ी चला रहा था। अब जो कॉमन सा सवाल है जो हर कोई जानना चाह रहा होगा, समझना चाह रहा होगा कि भैया देखिए, बेलेनो कार चलाने वाला एक ड्राइवर है जिसका नाम दीपक था, चश्मदीद ने जिसने देखा उसका नाम भी दीपक था। तो सवाल ये उठता है कि सज़ा किसको मिले? सज़ा क्या सिर्फ दीपक को मिले क्योंकि वो कार चला रहा था, बाकी सब पीछे बैठे हुए थे? तो अब ध्यान दीजिएगा पुलिस ने किन किन धाराओं में केस दर्ज किया है। पहला जो है वो 304 है। 304 मतलब गैर इरादतन हत्या। 304A लापरवाही से मौत हो जाना। 279 रैश ड्राइविंग और 120B आपराधिक साजिश में सम्मिलित होना। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, गाड़ी चलाई जा रही थी दीपक के द्वारा, दीपक गाड़ी चला रहा था। जो पहली FIR रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि 2 लोगों ने, 5 लोगों में से 2 लोगों ने शराब पी है। अभी मेडिकल रिपोर्ट आनी बचा है। तो क्या सिर्फ दीपक पे ही कार्रवाई होगी क्योंकि वो ड्राइवर था? बाकी जो लोग पीछे बैठे थे वो कह सकते हैं कि भैया हम तो पीछे बैठे थे, हमें पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। और महसूस भी कहने की बात है
सिर्फ ड्राइवर को पता हो सकता है। हमने ना एक्सीडेंट किया, ना हमने लाश को घसीटा, हम तो सिर्फ पीछे बैठ के अपने एंजॉय कर रहे थे। तो क्या पुलिस आने वाले वक्त में इन जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, इन पे किस तरह की कार्रवाई करेगी? क्योंकि 120 भी लगा देने भर से और ये कह देने इस भर से कि जो भी आपराधिक मामला है उसमें ये लोग सम्मिलित थे, मतलब जो क्राइम हुआ उस क्राइम में हो ना हो ड्राइवर के साथ ये 4 लोग भी मौजूद थे। अब जो सवाल जो फंस रहा है बार बार, अगर हम आज से पहले कुछ साल पहले की बात करें, 2006 में एक मामला आया था एलिस्टर परेरा नाम के शख्स का। उन्होंने 7 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में भी सेम जो ये मुंबई का मामला था उसमें मुंबई पुलिस ने भी धारा लगाई थी 304 और 304A। 304A से कहने का मतलब जो धारा 304 है कि लापरवाही से मौत हो जाना। अब कोर्ट का कहना था कि आपने शराब पीने के बाद आप लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि शराब पी के आप गाड़ी चला रहे हैं, मतलब आपको पता है, आप जिम्मेदार हैं कि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो हो सकता है गैर इरादतन हत्या है, फिर उनको सजा दी जाती है 5 साल की। तो ऐसा ही एक और मामला था जो बहुत साल पहले एक नेवी के एक अमीर यादव ने 2 लोगों ने BMW कार चढ़ा दी थी। उस पर भी मामला पहले निचली अदालत से ऊपर गया, फिर ऊपर से सुप्रीम कोर्ट गया। उसमें भी कोर्ट ने ये कहा कि देखिए भैया, अगर आप दारू पी के गाड़ी चलाते हैं तो आप जिम्मेदार हैं, आप पर 304A जो लापरवाही से मौत है वो नहीं लगाई जा सकती। तो अब ये सोचिए, जो दिल्ली पुलिस है वो अपराधियों को बचाने के लिए पहले 304 लगाती है और ये भी लगा देती है कि 304A लापरवाही से मौत। अरे 304A लापरवाही से मौत, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो अभी जिम्मेदार नहीं है? 304A का मतलब गैर इरादतन हत्या की, चलो पी के चला दिया उन्होंने, लेकिन बाकी आरोपी, चलो 5 में से 1 आरोपी जिम्मेदार है, बाकी आरोपी पे आप कैसे साबित करोगे कि वो इस कांड में सम्मिलित थे या उन्होंने किस तरीके से इस क्राइम को अंजाम दिया? तो क्या, जैसे कि अभी दीपक ने बताया, तो क्या दिल्ली पुलिस भी इन केसेस से सबक ले सकती है? लेकिन अब ऐसे में एक और सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस सबक लेगी, सबसे हाईटेक पुलिस, दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस से मतलब जितनी भी शहर में पुलिस होते हैं उनमें सबसे, दुनिया की सबसे बड़ी, लंदन ले लीजिए, टोक्यो ले लीजिए, अमेरिका की ले लीजिए, सबसे बड़ी पुलिस फोर्स हो तो एक सिटी में तैनात है। 83,726 लोग इसमें हैं। अगर मैं एक आंकड़ा बता दूं तो 10,400 के लगभग वीआईपी, इसमें आप जज ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर के आसपास जो भी पुलिस वाले खड़े रहते हैं, मिनिस्टर ले लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर ले लीजिए, सांसद ले लीजिए, उनके आसपास जो दिल्ली पुलिस की तैनाती रहती है वो 10,400 है। बाकी की जो पुलिस फोर्स है ये पूरी दिल्ली पुलिस है। तो ये दिल्ली पुलिस किसकी सुरक्षा कर रही है? दिलवालों की, कहते हैं दिलवालों की पुलिस है, लोगों की पुलिस है, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं या जो डाटा बताते हो तो ये दिखाता है कि वीआईपी वालों के लिए पुलिस है, आम जनता के लिए नहीं है। अगर आप 31 जनवरी के दिन अगर देखें हैं, आपने कहा कि हमने 18,000 पुलिस वाले तैनात कर दिए थे, 300 मोटरसाइकिल हमने तैनात कर दिए थे, PCR वैन तैनात थी, दिखा तो हमें कुछ भी नहीं। वही बात करें कि हाईटेक पुलिस बोलते हैं, जैसे दीपक ने बताया मेट्रोपॉलिटन पुलिस है सबसे बड़ी, तो ये हाईटेक पुलिस सबक लेगी। सीखना कभी भी गलत नहीं होता, दिल्ली पुलिस भी सीख सकती है, लेकिन ऐसे मामलों पर अगर दिल्ली पुलिस को सबक लेना पड़े, इतनी ढिलवाई करे दिल्ली पुलिस, तो काम कैसे चलेगा? अब इसमें दिल्ली पुलिस पर सवाल तो उठने लाजमी हैं। अब जब ये पूरा एक्सीडेंट हुआ, पूरा माजरा हुआ, इसके बाद पुलिस स्पॉट पर पहुंची, उसके बाद पुलिस ने उस स्पॉट की बाड़ेबंदी क्यों नहीं की? वहाँ पर पीली पट्टी लगाकर रोक टोक क्यों नहीं लगाई? रोका क्यों नहीं? लगातार 2 दिन तक मीडिया वाले गए और आसपास के लोग भी वहाँ जाकर उस जो क्राइम स्पॉट है उसे रौंदते रहे। अब आप सोचिए, अब तक वो पूरा क्या, मतलब सारे सबूत ही हट गए होंगे। सेम केस मुझे याद आता है अंकिता भंडारी का भी, सेम ऐसा ही केस था। केस डिफरेंट था, लेकिन उसमें भी यही हुआ था कि अगले दिन सीधे वो जो फार्म हाउस था, मतलब जो रिजॉर्ट था, वो तुड़वाना शुरू कर देते हैं। तो ये वही चीज़ दिख गई। एक तरीके से दिल्ली पुलिस से लोगों को सीख लेनी चाहिए, बड़ी बड़ी जो और राज्यों की पुलिस है उनको सीखना चाहिए कि हाँ भाई, किस तरीके से केस सॉल्व हुआ है और कितने अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने हैंडल किया है। लेकिन यहाँ तो पूरी एक तरीके से चीछा लेदर हो गई है दिल्ली पुलिस की ही। आपने स्पॉट को नहीं बंद किया, आपने वहाँ पर रोक टोक नहीं लगाई, वहाँ लोग भी आ जा रहे हैं, मीडिया वाले जा रहे हैं, उनका काम है, वो देख रहे हैं किस तरीके से केस चल रहा है, क्या हुआ। लेकिन जो आम जनता है वो भी जा रही है, और क्राइम स्पॉट पर तो कोई भी अलाउड नहीं है कि आप वहाँ जाइए, वहाँ देखिए। पुलिस को तुरंत फॉरेंसिक टीम बुलानी चाहिए थी, वहाँ पर उसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी ऑन द स्पॉट कुछ नहीं हुआ। अब जाके बाद में वो जो भी चीज़ हो रही है वो अब शो ऑफ कह लो, बाद में जो भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सेम वही चीज़ है कि अंकिता भंडारी केस में भी रिजॉर्ट को तुरंत तोड़ दिया गया था बिना किसी की परमिशन के, किसी को पता भी नहीं था, डीएम वगैरह किसी को नहीं पता था, और रिजॉर्ट टूट गया। तो वहाँ पर भी यही हुआ था, सबूत नष्ट करने। और यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली कोई इल्ज़ाम नहीं लगाती कि ठीक है किसी को बचाने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस या कुछ, लेकिन आखिर क्यों ऐसा किया, तो क्यों किया?